स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे कंबाइंड हीट एंड पावर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इसे कई बार CHP भी कहा जाता है। तो ये समझिए कि हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन का बैकबोन, मतलब कि किससे हम लोग का मेन इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो जनरली आता है फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यही हमारा कोर है। इसमें सबसे ऊपर आता है कोल, उसके बाद आता है नेचुरल गैस, कहीं कहीं जगह पे पेट्रोलियम भी इस्तेमाल होता है। तो यही समझ लीजिए, यही हम लोग कर क्या रहे हैं, ईंधन ले रहे हैं जिसमें केमिकल एनर्जी है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे रहे हैं। अब बात है, ये करते आ रहे हैं, सब चीज़ सही है, बम बम है, लेकिन ये बहुत इनएफिशिएंट होता है। इनएफिशिएंट होने का मतलब ये होता है कि अगर आप मेगा जूल में नापेंगे केमिकल एनर्जी कितनी थी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापेंगे कि कितना मेगा जूल उसमें निकला, तो बहुत बड़ा अंतर आता है। यानी कि मतलब अगर छोटा पावर प्लांट है तो 20 से 30% तक जाएगा, बहुत अच्छा बहुत एडवांस है तो 50% अगर बहुत हुआ तो टच कर पाएगा। तो ये समझिए एवरेज इफिशिएंसी बहुत ख़राब है। यानी कि अगर 1 किलोवाट का केमिकल एनर्जी था तो आपको आधा किलोवाट मिल रहा है, वो भी बेस्ट केस सिनेरियो, जनरली आपको 33 मिलेगा। तो हिसाब ये बनता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो बाकी ऊर्जा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो हो क्या रहा है, वो वेस्ट हीट में निकल रहा है। और CHP यानी कि कंबाइंड हीट एंड पावर का मेन तिगड़म है कि वो वेस्ट हीट जो है, मेन एनर्जी नहीं, मेन एनर्जी से आप जनरेटर चला रहे हो, वेस्ट हीट जो है उसका फ़ायदा कर ले, उसका इस्तेमाल कर ले, उससे भी कुछ निकाल लिया जाए, उससे भी यूज़फुल वर्क निकाल ले, मेन वही काम है। तो अब बात बनता है, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ये देखना होता है कि तिकड़म कितना लगेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए गाड़ी में पेल्टियर जनरेटर क्यों नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसमें एक घूमने वाला चीज़ है, उससे जनरेटर लगा दो और जनरेटर में इतना पावर रहता है कि वो आपका बड़ा बड़ा बैटरी चार्ज कर सकता है, तो उसके चलाया जाता है। पेल्टियर से कोई फायदा नहीं होगा। एक्स्ट्रा चीज़ लगाने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से आपकी सर्विसेबिलिटी ख़राब हो जाती है, महंगा बहुत हो जाता है, टिकाऊ कम हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ को सोच समझ के किया जाता है, बस ऐसे नहीं कर दो। तो हिसाब ये बनता है कि पहले अगर कुछ साल पहले आप ये बोलते तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अभी ये हो रहा है कि ईंधन का दाम, चाहे वो कोई भी ईंधन हो, उसका दाम ऊपर जा रहा है। मतलब अगर आप 1994 से देखेंगे तो धीरे 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 ऊपर जा रहा है। एक बार तो थोड़ा भावनाओं में बह गए थे 2008 के बाद में, फिर धीरे धीरे घटा, थोड़ा सा घटा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब एवरेज अगर आप करते हैं तो दाम बढ़ ही रहा है। अब किसी को पर्यावरण से लेना देना हो चाहे नहीं हो, सबको अपने पॉकेट से ज़रूर लेना देना है। और आप किसी को बोलेंगे भैया ईंधन बचाओ ताकि आपका पॉकेट बच जाए, सब बोलेगा हम कहाँ साइन अप करें, कितना पैसा लगेगा। तो हिसाब वही समझिए। और इमिशंस के बारे में लोग ज़्यादा सीरियस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के बारे में लोग भले सीरियस हो चाहे नॉक्स के बारे में है, सल्फर के बारे में है, क्योंकि ये सब का इफेक्ट जो है तुरंत दिख जाता है। मतलब यहाँ पावर प्लांट बना, यहाँ सब लोगों का फेफड़ा खराब हो गया, तुरंत पता चल जाता है। तो इसीलिए इमिशन घटाना सब लोग चाहते हैं और सबके फायदे का बात है। तो वेस्ट हीट जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए कि आपका जनरेटर जो चल रहा है, डीजल जनरेटर हो, पेट्रोल जनरेटर जो भी है चल रहा है, या LPG वाला हो चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, लेकिन वेस्ट हीट वो देगा ही देगा। वो मतलब वेस्टेड जा रहा है, वो फ्री एनर्जी है आपके लिए, टैप करना है आपको बस उसको। मतलब आपका जनरेटर चल रहा है, वेस्ट एनर्जी है, उसको निकाल लो। और फिर ये समझिए कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो 50% आप छू नहीं सकते, आप आराम से 80 to 90 छूने लगेंगे। और कुछ कुछ केसेस में बहुत अच्छे से डिज़ाइन सिस्टम में 94% तक एफिशिएंसी जाने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यही समझिए, इसीलिए इस पर इतना तिगड़म किया जाता है। दाम बढ़ रहा है, लोग इमिशंस कम करना चाहते हैं, और जब गर्मी है, जब वहाँ एनर्जी है, तो उसे इस्तेमाल करने का मतलब ना इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। तो वही समझिए, और इफिशियंसी बढ़ जाती है, मतलब आपको कम ईंधन खरीदना पड़ेगा, वो भी फायदेमंद है। तो अब बात करते हैं ये सब सिस्टम कैसे चलता है। जनरली ये सब सिस्टम कोयले पे नहीं किया जाता, और ये सारे सिस्टम मीडियम स्केल पावर प्लांट के लिए बढ़िया रहता है। यानी कि कोई बड़ा कैंपस है, वो बिजली खा रहा है, गर्मी खा रहा है, उसके लिए रहेगा। कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये सब के लिए रहता है। ये सब ऐसा नहीं है कि आप शहर के लिए करें, ये उसमें उतना फायदेमंद नहीं। आप तिगड़म लगा सकते हैं लेकिन उतना फायदेमंद नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जो छोटे छोटे पावर प्लांट्स का आने वाला टाइम में बोलबाला होने वाला है, वैसे ही ये भी उसी माहौल में मतलब काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए गैसियस फ्यूल सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि आपका बायोगैस यानी कि मीथेन हो गया, फिर आपका नेचुरल गैस हो गया, या कई कई जगह पे, जैसे कुछ कुछ जगह पे अब ये होना गैस के पाइपलाइन है, वहाँ पे जैसे काफ़ी जगह पे जो ठंडा खास करके बहुत पड़ता है, वहाँ पे ये करना पड़ता है, गैस का पाइपलाइन से आपको बॉयलर चलाना पड़ता है, बॉयलर से आप ये रखो। तो वो सब जगह पे लोग करते हैं, एक काम करते हैं, हम बिजली निकालते हैं और गर्मी भी निकालते हैं, डबल बेनिफिट उठाते हैं। तो ये समझिए
कि जनरली गैसियस से जनरेटर चलाया जाता है। आपका जनरेटर किस तरह का होगा वो डिपेंड करता है किस तरह का प्लांट है। जनरली अगर 1-2 मेगावाट से ऊपर के बारे में बात करें, टरबाइन के बारे में बात किया जाने लगता है। छोटा के बारे में बात करें 4 से 5 किलोवाट का, तो नॉर्मल रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, जैसे आपकी गाड़ी में इंजन होता है, मॉडिफाई किया जाता है जो गैस पे चल सके या जो भी आपका ईंधन है उस पर चल सके, या कभी कभी स्टर्लिन इंजन भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे दिए, प्लीज़ देख लीजिए। और इस सब का एग्जॉस्ट जो निकल रहा है उससे एनर्जी आप निकाल रहे हैं, क्योंकि मेन जितनी एनर्जी निकालनी थी उसने जनरेटर ने निकाल लिया, एनर्जी कम हो गया, लेकिन एग्जॉस्ट में अभी भी बहुत एनर्जी, इसीलिए एग्जॉस्ट गर्म होता है। तो एग्जॉस्ट को हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है और यहीं पे पूरा काम शुरू होता है कि वो हीट एक्सचेंजर से जो एग्जॉस्ट बस आप बाहर छोड़ दे रहे थे उससे आप गर्मी निकाल रहे हैं, एग्जॉस्ट और ठंडा हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए बिना हीट एक्सचेंजर के अगर एग्जॉस्ट बाहर एटमॉस्फेयर में जाता तो वो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता, मतलब रेंज में होता। और जब ये इससे जाएगा, हीट एक्सचेंजर से गुजर के जाएगा, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक उतर जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डेल्टा आप फ्लूइड में डंप कर सकते हैं। और ये सब जो फ्लूइड जो है ये आपका सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। और इससे आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारी दुनिया ऐसे चल रही है कि ईंधन आता है कहीं से भी, जो कोयला हो, नेचुरल गैस हो, ईंधन आया वो 2 जगह जाता है। पहले क्या, मतलब ये खास करके ठंडे देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जाता है पावर प्लांट में। पावर प्लांट में ऑब्वियसली 100% इफिशिएंट तो होता नहीं, तो 35% सीधे वेस्ट कर दिया। फिर पावर आपका 21% है। और मान लीजिए वो पावर इफिशिएंसी भी बहुत अच्छा था, मान लीजिए पावर प्लांट बम था, लेकिन ट्रांसमिशन में लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दूरी भेजने में ज़्यादा लॉस होगा, चाहे आप कुछ कर लें। तो इसी कारण से वहाँ लॉस हो गया। फिर आप देखेंगे बॉयलर्स, जहाँ पे बड़े बड़े होटल्स में, हॉस्पिटल्स में ये सब में लगता है, तो वो सब में भी आपको ईंधन डालना पड़ता है। फिर उससे गर्मी निकलती, गर्मी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी 100% इफिशिएंट नहीं है, तो थोड़ा सा गर्म निकल जाता है। तो यूजफुल मतलब 100 यूनिट से स्टार्ट किए थे, आपका यूजफुल 56 आया। लेकिन वहीं पे आप ऐसा कर देते हैं, एक काम करते हैं, पावर प्लांट वहीं बनाते हैं, जैसे कोई बड़ा सा हॉस्पिटल हो गया वहीं पे। जनरली आपको कई जगह दिखने लग जाएगा आजकल, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल है उनके लिए यही सब फायदेमंद है, या डेटा सेंटर हो, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपका वहीं पे बन रहा है ईंधन, आपका अभी भी 100 ही खपत हुआ, लेकिन यूजफुल, क्योंकि आप एक ही जगह से हीट निकाल रहे थे जो कि वेस्ट हीट था, इलेक्ट्रिसिटी भी निकाल रहे हैं, ट्रांसमिशन का दूरी कम है, तो इफिशियंसी वहाँ बढ़ गई। आप ऑलमोस्ट 80 यूनिट ऑफ एनर्जी निकाल पा रहे हैं। तो ये हर मामले से फायदेमंद होता है, बड़े बड़े चीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो मतलब वही समझिए कि पावर प्लांट बहुत अच्छा हुआ तो 30 to 40 या 40 to 50 में रहेगा। आप कंबाइन हीट एंड पावर पर पहुंच जाए तो 80 तक पहुंच जाता है। और कुछ कुछ यूरोपियन देशेस में ऐसा है कि जहाँ पे सेंट्रलाइज थर्मल सिस्टम होता है, कि जैसे कि पानी के लिए हम लोग के पास, उनके पास गर्म पानी आने का एक सिस्टम है। और गर्म पानी मतलब पीने के लिए नहीं होता, वो बस हीट एक्सचेंजर में चलाया जाता है। तो मतलब सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हीटिंग है, मतलब पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को एक जगह से गर्म किया जा रहा है। तो वैसे केस में पावर प्लांट वहीं पे सेंट्रल में लगा दिया जाता है, बम काम करता है। तो ये समझिए यही है सिस्टम। अब बात करते हैं गर्मी। गर्मी मैं बोल रहा हूँ उसका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। मतलब ठीक है, आप सबको पता है जनरेटर गर्म होता है, जनरेटर को ठंडा करना पड़ता है, तो उस गर्मी का आप कर क्या सकते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि अगर उसको आप निचोड़ पा रहे हैं तो बहुत चीज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल होता है हॉस्पिटल केस में, नहाना खूब लोगों को पड़ता है और गर्म पानी से नहाना ज़रूरी होता है। फिर कपड़ा धोना है, जैसे कि बड़े बड़े होटल्स में आप देखेंगे स्टीम वॉश करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली गर्म बम गर्म पानी चाहिए, वो सब में काफ़ी एनर्जी लगता है। फिर स्पेस हीटिंग, ये ठंडे वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि इंडिया में हम लोग को ठंडों का उतना समझ नहीं है, जैसे कि अमेरिकन लोगों को गर्मी का समझ नहीं है, वैसे हम लोगों को ठंडों का समझ नहीं है कि ठंडा क्या होता है। कि मतलब इतना तेज मतलब बर्फ़ गिरा कि अगर स्पेस हीटिंग बंद हुआ तो आप सोएंगे और उठेंगे नहीं। तो इसीलिए समझ लीजिए ये सब में बहुत एनर्जी लगता है, तो वो तो सीधे इस्तेमाल हो सकता है, सीधे बस किसी को आइडिया आया कि क्यों ना जोड़ दिया जाए ये दो सिस्टम। तो पहले तो हो गया। फिर अब बोले अरे इंडिया में क्या करेंगे इसका, मतलब हमको गर्मी थोड़ी चाहिए, इंडिया में तो एसी चाहिए। अगर आप वो हीट निकालते हैं उसे आप इस तरह के मशीन में डाल सकते हैं जिसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन चिलर, मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है। और इससे आप कूलिंग निकाल सकते हैं। तो समझिए आपका जनरेटर चल रहा है, उससे बिजली निकल रहा है, और उससे जो गर्मी निकल रही है वो एब्सॉर्प्शन चिलर चला रहा है, और आपका एसी डायरेक्ट चल रहा है, वो यानी कि जनरेटर से जो बिजली निकल रहा है उसको एसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फ्रिज भी चला सकते हैं। तो ये समझिए कि दोनों काम किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्मी। गर्मी बस ये फायदा होता है कि एक स्टेप में हो जाता है, आपने गर्म पानी किया, उसे एक रिजर्वॉयर में डाला और उसको पूरा सर्कुलेट कर दिया, काम खत्म। ठंडा में आपको एक महंगा इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, लेकिन किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इंडिया में नहीं हो रहा है, काफ़ी जगह पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल इस पर अब हाथ मार रहे हैं। और जापान में भी करना पड़ा, जैसे ही फुकुशिमा वाला बूम सिचुएशन हुआ था तो उसके बाद उनका पावर डिमांड घट गया था, तो वहाँ पे सीएचपी लगा लगा के किसी तरह से रिकवर करने की कोशिश किया जाए। तो एब्सॉर्प्शन चिलर का मार्केट एक एक्सप्लोड हो गया, खूब लोग खरीदने लग गए। तो उसमें इस्तेमाल बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको गर्मी मिल रहा है, आप उससे और चाहें तो आप उससे फिर से एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टर्लिंग इंजन का इस्तेमाल करके। वो बड़े बड़े जेट टर्बाइन पावर प्लांट्स में किया जाता है, और जिसमें वहाँ पे गर्मी को सीधा बेच नहीं सकते, तो वैसे जगह पे लोग करते हैं, लेकिन वो उतना इफिशिएंट नहीं होता। तो बड़े बड़े जैसे कि 10 मेगावाट या 20 मेगावाट का गैस टर्बाइन है, तब उसमें कहिए 5 से 6 मेगावाट एक्स्ट्रा निकाला जा सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि वो जगह पे 5 से 6 मेगावाट बिजली बेचने में उतना फ़ायदा होगा कि नहीं, तभी किया जाता है।
अब बातें करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें बहुत सारा लोकल डेटा पॉइंट होता है कि आप किसी के दूसरे का सुन के नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आप जहाँ पे बिजली ले रहे हैं वहीं पे अलग अलग लोग बिजली का अलग अलग दाम दे रहे होंगे। जैसे कि मतलब मेरे पास कुछ महीने पहले था जब तो मेरे घर में एयर कंडीशन नहीं लगा था, तब तक बिजली बहुत नहीं आ रहा था, तो सिंगल फेस पावर था। मतलब एक बार इतनी गर्मी पड़ी कि एयर कंडीशन लगाना ही पड़ गया। तो ठीक है चलो लगा दिए। अब उसके बाद यूनिट का डिमांड बढ़ गया, ठीक है बिल दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिया कि भैया अगर आपका इतना यूनिट से ज़्यादा खपत हो रहा है आपको 3 फेस पावर लेना होगा, आपका मीटर बढ़ाना होगा। मतलब ठीक है उस समय क्या दिक्कत है, दिक्कत ये होता है कि आपका जो कीमत है मिनिमम मिनिमम जो आपको देना ही है, जिसे आप कह लें किराया कह लें कि मतलब यार मिनिमम फिक्स्ड आपको देना ही है कनेक्शन एक्टिवेट का, वो बढ़ गया। मतलब जितना मेरा पहले पूरा बिल नहीं आता था उतना अब सिर्फ एक्टिवेशन में ही जाने लगा 3 फेस का कनेक्शन होने के चक्कर में। तो समझ सकते हैं, तो कई जगह पे आपको ये सारा डेटा जोड़ने के बाद ही आप मैथमेटिक का हिसाब लगा सकते हैं। इसीलिए हर कोई हर समय नहीं करता है कि मान लीजिए आप बोलते हैं अरे ये पावर प्लांट है, मैं इसमें स्टर्लिंग का एक सेकंड स्टेज लगा देता हूँ या स्टीम का सेकंड स्टेज लगा देता हूँ। उस स्टेज का खर्चा, उस स्टेज का मेंटेनेंस, उस स्टेज का रनिंग कॉस्ट, वो सब लगा के आपको देखना पड़ेगा कि क्या उतना प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, तभी ये कर सकते हैं। इसीलिए लोकल रिसोर्स करना की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बहुत बड़े पावर प्लांट में कोई उतना फ़ायदेमंद होगा, छोटे में काफ़ी होगा। और मतलब इसीलिए छोटे छोटे पावर प्लांट्स का भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद इस्तेमाल है वो उसमें यही है। और इसे किसी घर के लिए नहीं कहा जाएगा। बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है हाँ, बहुत बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है हाँ, वो सब केसेस में इसका फ़ायदा होने लगता है। और हॉस्पिटल के केसेस में इसका बम बम सक्सेसफुल इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल का नीचे मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मोरफील्ड मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इनका अपना पावर प्लांट है। और ये पावर प्लांट 9.5 मेगावाट का है पावर प्लांट, एक हॉस्पिटल चलाने के लिए। मतलब ये भी समझ लीजिए यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, सब चीज़ है, बहुत बड़ा है। तो वहाँ भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहाँ ठंडा जोरदार पड़ता है, तो जोरदार ठंडा में जोरदार गर्मी चाहिए। जोरदार गर्मी अगर वो बिजली से निकालते हैं बहुत एनर्जी बर्बाद होता है, गैस से लगाते हैं तो भी बहुत गैस लगता है। यहाँ पे क्यों ना उतना ही गैस लगाएं या थोड़ा और गैस ही जला लें, लेकिन बिजली भी निकल जाए। और वेस्ट हीट से ही अगर पूरा सारा काम हो जाता है तब बम बम। और हॉस्पिटल सब में बहुत गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इनका बम बम हो रहा है। और इन्होंने लगाया सिस्टम, इनका आ रहा है $2.3 मिलियन पर ईयर ये पैसा बचा रहे हैं। सोचिए उतना खर्चा करने के बाद इनको यही फायदा हुआ कि इनका मतलब इनका किराया हमसे भी ज़्यादा होगा। जैसे कि किराया आपका इतना पड़ रहा है और आप जितना बड़ा कनेक्शन लेते जाएंगे किराया बढ़ते जाता है, मिनिमम अमाउंट जो आपको देना रहता है वो बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए ये सब आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं। कई जगह पे मतलब फैक्ट्रीज में ये हो रहा है कि भैया गैस मान लीजिए अगर उस जगह पे सस्ता है वो गैस पे ही पूरा चलाओ, बिजली बिजली ले लो, लेकिन वो सिर्फ ऐसा रहेगा कि भैया बैकअप है, या मतलब जनरेटर पे आप चल रहे हैं परमानेंटली, क्योंकि वो इतना एफिशिएंट है कि गैस के केसेस में जनरली गैस का दाम कम होता है। अगर आपको मतलब डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है पाइप से खास करके, तो जनरेटर पे ही चल रहे हैं, कंबाइंड हीट एंड पावर से एफिशिएंसी बम बम रही है, सब बम बम है। और अगर मेंटेनेंस करना है तो उसे बंद किया जाता है, मेन कनेक्शन पे चलने लगते हैं, सब सही है। तो इस्तेमाल यही समझिए कि ये आम आदमी के लिए नहीं बोल सकता क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ कुछ जगह पे आराम से, लेकिन बड़े कॉम्प्लेक्स में ही ये फ़ायदेमंद है। और इंडिया में गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा उतना नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ लाइन बहुत भागता है, ये सारे होटल्स लोग अब इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको बैकअप जनरेटर रखना ही पड़ता है। तो क्यों ना बैकअप जनरेटर की जगह इस तरह का कंबाइंड हीट एंड पावर लगाएं और उसको चलाएं, मतलब कि क्योंकि बैकअप जनरेटर अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किए वो चालू ही नहीं होगा जिस टाइम इमरजेंसी रहेगा। और जो हाई लेवल के ऑटोमेटेड सिस्टम आते हैं वो हर मतलब कुछ कहिए 1-2 दिन पे या आप जितना ड्यूरेशन सके खुद ब खुद स्टार्ट होंगे, खुद ब खुद सेल्फ डायग्नोस्टिक करेंगे कि हम चल पा रहे हैं कि नहीं। कि मान लीजिए किसी दिन लाइन भाग गया, 5 स्टार होटल में आप लाइन नहीं बांट सकते, तो लाइन भाग गया और उसके बाद अरे जनरेटर नहीं चल रहा है, तो समझ लिए बहुत जगह पे कीमत के कारण इनडायरेक्टली ये सब सिस्टम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। और चूंकि आप एसी भी चला सकते हैं इससे डायरेक्ट, तो बम बम फायदा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कंबाइंड हीट एंड पावर के बारे में। तो इसका लॉजिक क्या है, आइडिया क्या है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।